तो प्रीवियस पार्ट में हम देख चुके हैं कि कैसे युनफेई दो बच्चों की जान बचाने जाता है, जहां ट्विन क्लिस सिस्टर भी उसका सपोर्ट कर रही थी। पर इसी बीच वहां पे शाओ टिंग अपने भाई के साथ पहुंच गया था ताकि वो इन लोगों को जान से मार सके। पर सही टाइम पर वहां किन्हो की एंट्री हो जाती है, जो अकेले उन लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखने के बाद ट्विन किलर सिस्टर भी उसे ज्वाइन कर लेती है। युनफेई जैसे ही दोनों बच्चों की ट्रीटमेंट कंप्लीट करता है, वो भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। पर देखते ही देखते सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ ट्विन सिस्टर को ढूंढते हुए दो ऑफिशियल आ गए थे जो बिलोंग करते हैं ऑफिशियल सुपर मास्टर की टीम से। वो सभी जैसे तैसे उन लोगों से अपनी जान बचाकर बोट में सवार होकर निकल जाते हैं। पीछे से इस गैंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पर लूजी आ जाती है, वही स्नेक गर्ल जिसने एक बार किन्हो की जान बचाई थी जब वो पैरालाइज हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बोट का सीन दिखाया जाता है, जहां दाइवू को उस छोटी बच्चे की इतनी फिक्र करता देखकर येजी काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। तो किन्हो से कहता है कि हम नाम से किसी के बिहेवियर का पता नहीं लगा सकते, जिस पर तो वो ये कहती है कि जैसे कि तुमने 8 कटोरे वाइन पी लिए, हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाए। तो वो इस बात पे हंसने लगता है। येजी इसके बाद किन्हो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हुए ये पूछ रही थी कि उसने कौन से मेथड का यूज किया था फाइट के दौरान। इस बात का पता तो किन्हो को भी नहीं था, उसने तो ये अंदाजन कर दिया। वो तो कह रहा था कि शायद उसने बचपन में सीखा हो। वो तो येजी से पूछता है कि क्या तुम्हें सीखना है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। वो तो मना करते हुए ये कह रही थी कि क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो। ये सुनना था कि जनाब पहले से ही रेडी बैठे थे, उससे कहने लगते हैं कि तुम जो प्रॉमिस चाहो वो ले सकती हो। येजी तो सीरियस होते हुए कह रही थी कि क्या हम साथ में काम कर सकते हैं उस फायर बोट वाले मिशन पर। किन्हू तो उससे कह रहा था कि इस मैटर में उससे लगता है कि गोस्ट शिप जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये सुनने के बाद येजी कहती है मुझे पता था, मेरी छठी इंद्री कह रही थी। छठी इंद्री के बारे में किन्हू को कुछ नहीं पता, तो वो कहता है कि क्या ये कोई मार्शल आर्ट ट्रिक है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पता लगता है कि उस छोटे बेबी को होश आ रहा है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो हमारा युनफेई उन्हें मिलने नहीं देता। ये देखने के बाद तो दाइवू का नाक चढ़ जाता है। यहाँ किन्हू के पूछने पर कि वो उन्हें मिलने क्यों नहीं दे रहा, युनफेई का कहना था कि क्या पता इन लोगों की कोई खतरनाक इंटेंशन हो, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सुनने के बाद येजी उसे कहती है कि हम लोग भी डार्क फायर शिप पर इन्वेस्टिगेट करें तो क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। युनफेई को तो अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तो ये देखने के बाद येजी उसे बताने लगती है कि असल में वो ऑफिसर उसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो लोग गोस्ट शिप के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिस वजह से उन ऑफिसर को लगा कि हम लोग चोरी में शामिल है जो उस विलेज में हुई थी, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ गए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सुनने के बावजूद भी युनफेई को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी लिल बॉय श्याओ उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन दोनों सिस्टर को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये दोनों अच्छी है। येजी को पता था कि उस छोटे से बच्चे को उस गोस्ट शिप के बारे में काफी कुछ पता है, तो वो उससे पूछना स्टार्ट कर चुकी थी। तो वो बच्चा बताता है कि वो जिन दाओ को जानता था, ये वही जिन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। किन्हू को भी पता लग जाता है कि ये वही बच्चे हैं जिसके बारे में जिन अक्सर बताया करता था, जो उसके लिए खाना लेकर आते थे। श्याओ उन सभी को उस दिन हुई सारी घटना डिटेल में समझा देता है, पर ये सुनने के बावजूद भी उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोस्ट शिप की अफवाह असली है या फिर ये किसी लोगों के जरिए हो रहा है। तो किन्हू उन सभी को रिलैक्स रहने को कह रहा था क्योंकि अभी भी उसके पास एक रास्ता है। श्याओ को वो लोकेशन पता थी जहाँ पर ये सभी कांड हुआ था, तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वहाँ जाकर पता लगाएंगे। इस बात से बाकी सभी तो खुश हो जाते हैं, पर हमारा युनफेई मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखने के बाद किन्हू कह रहा था कि देखा कितना बोलता है ना ये। नेक्स्ट सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से उसका सर्वेंट उसे सारी अपडेट दे रहा था फ्लेम गार्ड की इन्वेस्टिगेशन को लेकर। शायद ये लोग वही स्मगलर हैं जिन्होंने चीफ ली और जुआन को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। ये वाला बंदा तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी सर्वेंट छोटी सी गलती करती है और ये उसे मारने की सजा सुना देता है। नेक्स्ट सीन में हमें किन्हू और युनफेई को दिखाया जाता है, जहाँ किन्हू उसे जिन के बारे में बता रहा था। बातों बातों में दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इधर युनफेई डिसाइड करता है कि उनके पास खाना और पानी तो है नहीं, तो वो कितना लंबा रास्ता तय करेंगे, तो वापस जाना बेहतर होगा। ये सुनने के बाद दाइवू नाराज हो रही थी, पर येजी उसे समझाती है कि अभी इनकी बात मान लो, हो सकता है हमें जो चाहिए वो मिल जाए। इसी के साथ दाइवू की नजर उन दोनों बच्चों पे जाती है जो खाने और पानी के लिए तरस रहे थे। ये देखने के बाद तो इन दोनों को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे इन्होंने एक एक दाने के लिए लड़ाई की थी। इन सारी सिचुएशन के बीच में ही किसी ने युनफेई पर अटैक कर दिया था, और फिर जब वो लोग चेक करते हैं तो पता लगता है कि शाओ टियान अपने भाई के साथ बोट लेकर वहाँ हाजिर हो चुका है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि फाइट करने का टाइम नहीं है, बोट को घुमाना होगा। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि इन लोगों को यहाँ लाने वाली और कोई नहीं बल्कि लाओजी है। ये उन तक कैसे पहुंची ये भी थोड़ी देर में पता लगने वाला है। जब हमारा युनफेई किन्हू की बॉडी को चेक करता है तो उससे पता लग जाता है कि उसकी बॉडी में एक इंसेक्ट है, जिसका दूसरा पेयर अगर उससे मीलों दूर भी चला
चला गया तो भी वो ढूंढ लेता है। तो हमारा युनफेई उस कीड़े को जान से मार देता है। इसके बाद वो सभी दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ लाओजी को पता लग गया था कि उसके पहले वाले इंसेक्ट को इन लोगों ने मार डाला। इन सब से बेखबर साउटियन का बड़ा भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उस लड़के को तो मैं जान से मार दूंगा, उसने हमें ट्रिगर करने की कोशिश की। ये बोलने के बाद वो एक फायर एरो शूट कर देता है उनकी बोट के ऊपर, जिससे उनकी बोट के ऊपर आग लग गई थी। इधर वो सभी उस आग को बुझाने के लिए आसपास के पानी का यूज करने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो उस आग को बुझाते हुए कह रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग समुद्र में तभी बच गए। पर आगे बढ़ते हुए उनकी बोट एक चट्टान से टकरा कर रुक जाती है। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था बजाय फाइट करने के। इधर इन लोगों की बोट उन पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे आ गई थी। इसी बीच वो दोनों छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि गोस्टली फायर बोट, क्योंकि वो गोस्ट शिप उनकी आंखों के सामने आ गया था। वो सभी लोग तो इसे अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। जब शाओ टियान उस बोट को देखने के बाद ट्रेजर की लालच में उस बोट के ऊपर चढ़ जाता है और सारी की सारी फायर तितलियां उसके ऊपर आकर उसे जलाकर भस्म कर देती है। ये नजारा उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था तो उन्हें यकीन नहीं होता। अब वो समझ जाते हैं कि ये मामला जितना सिंपल वो लोग समझ रहे थे उतना सिंपल है नहीं। वो बोट तो तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी हमारे किन्हो को एक आइडिया आता है। वो अपनी बोट से एक हुक चेन निकाल कर उस गोस्टली फायर बोट पर टिका देता है ताकि उसकी बोट आगे बढ़ सके। ऐसा करने की वजह से वो फायर बटरफ्लाई उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर उन पर अटैक कर देती है। वो सभी लोग तो अपना अपना मार्शल आर्ट यूज करके उन बटरफ्लाइज से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ उस चेन को खींचते खींचते किन्हू का हाथ कट जाता है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो बटरफ्लाइज वापस चली गई थी और इनका बोट भी निकल जाता है। अब किन्हू उन दोनों किलर सिस्टर से कह रहा था कि तुम्हें गोस्ट फायर शिप देखनी थी ना, लो देख लो, अब हम इनके पीछे जा रहे हैं। यहाँ ये सभी भी डिसाइड करते हैं कि इन लोगों का पीछा किया जाए। दूसरी तरफ हमें चीफ ली और जॉन को दिखाया जाता है जो उन गुंडों को निपटा देते हैं और इन्हें भी पता लग जाता है कि ये बाउंटी हंटर्स है, पर इन्हें किसने भेजा है इसका उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। इसके बाद हमें एम्परर को दिखाया जाता है जिसे लॉर्ड रैन आगे की प्रोग्रेस के बारे में बता रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ खड़े हुए एक दूसरे एल्डर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि गोस्ट शिप वाली अफवाह सच है और आपको अपने इन्वेस्टिगेशन टीम को वापस बुला लेना चाहिए। इस पे तो लॉर्ड रैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तो उनसे टॉन्ट करते हुए ये कह रहे थे कि कहीं इन सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद एम्परर उन दोनों को चुप कराते हुए वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे कि अपना अपना काम संभालो, फेस्टिवल आने से पहले भी, वैसे भी उनके पास फेस्टिवल आने तक का टाइम है। इसके बाद हमें फिर से युनफेई और किन्हू को दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों की नोकझोंक चली रही थी, जहाँ किन्हू अपना पीछा कर रहे लोगों से परेशान था और कहता है कि क्या इससे अनोइंग पर्सन तुमने जिंदगी में कभी देखा है। तो हमारे युनफेई का कहना था कि हाँ देखा है ना तुम्हें। उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद येजी कह रही थी कि यहाँ मौत सर पे खड़ी है और तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है। तभी दाइवो उन्हें बताती है कि उनके आगे से वो गोश्त शिप अब दिखाई नहीं दे रही है जिस पर उसने नजर बना के रखी थी। इसके साथ ही वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके आसपास का फॉग कलर चेंज कर चुका है। जैसे ही वो लोग फॉग में एंटर करते हैं, चैंग वहाँ से धक्का खाकर नीचे गिर गया था। उन लोगों के डिस्ट्रैक्ट होते ही किन्हू मौका पाकर अपनी बोट का डायरेक्शन चेंज कर देता है ताकि उन लोगों से पीछा छुड़ा सके। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद किन्हू और युनफेई को पता लग जाता है कि ये समुद्र का वो हिस्सा है जिसे समुद्री कब्रिस्तान के नाम से जाना गया है। यहाँ पे जो भी बोट आज तक आई है वो कभी वापस नहीं जा पाई। इसका रीजन है यहाँ पर मौजूद खतरनाक जीव और दूसरा अंधकार। मतलब वहाँ पर इतना ज्यादा कोहरा है कि किसी बोट को दूसरी बोट नजर नहीं आती और वो आपस में ही टकरा कर वहाँ खत्म हो जाती है। वो सभी लोग तो बुरी तरीके से निराश हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनके पास खाना नहीं है, ऊपर से वो लोग समुद्र में खो चुके हैं और एक गोश्त शिप जिसके सहारे वो यहाँ तक आए थे वो भी उनसे खो चुका। फिर भी किन्हू हार नहीं मानता। वो उन्हें कहता है कि क्या तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो, मैं इस सिचुएशन से तुम्हें बाहर निकालूंगा। येजी को उस पे पूरा भरोसा था। यहाँ किन्हू युनफेई के पास जाकर कहता है कि क्या तुम आवाज सुन सकते हो उस गोश्त शिप की, क्योंकि आँख से ना देख पाने की वजह से युनफेई के कानों में सुनने की शक्ति कुछ ज्यादा ही तेज थी, इसलिए वो डायरेक्शन का पता लगा लेता है और वो लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर उनके जाते ही यहाँ चैंग और उसके भाई को होश आ गया था, पर उन्हें किन्हू कहीं भी नजर नहीं आता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी पीछे से लुओजी आकर उन दोनों को पानी में धकेल देती है, ये कहते हुए कि अब ये दोनों मेरे लिए यूजलेस है। इस लड़की को तो युनफेई को जान से मारना है, पता नहीं इस लड़की के क्या राज है। इसके बाद हमें चीफ रैन को दिखाया जाता है जो एम्परर के पैलेस से वापस जा रहे थे। तभी उन्हें उनकी सर्वेंट आकर बताती है कि इन्हें इस दूसरे वाले बंदे पे ना बहुत गंदा शक है, पर रैन उसे चुप कराते हुए आगे का प्रोसेस पूछ रहे थे, जिस पर फूजी उन्हें बताते हुए कहती है कि किन्हू इन्वेस्टिगेशन पर गया है युनफेई के साथ
किन्हू की गोस्ट शिप की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनने के बाद रैन काफी बुरी तरीके से शॉक हो गए थे। उनका कहना था कि किन्हू को उस इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद किन्हू की टीम को दिखाया जाता है जहां देव को वो गोस्ट शिप नजर आ गया था, तो वो उसे चेक करने के लिए किसी की ना सुनते हुए बोट के ऊपर चढ़ गई थी। वो तो सबको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देती है कि इस तरफ जाना है कि अचानक से वो फायर बटरफ्लाईज उस पर अटैक करने आगे बढ़ रही थी, जिससे हमारा युनफेई नीडल मार के रोक देता है। पर इन सब में उलझने की वजह से वो गोश्त शिप उनके हाथों से निकल जाती है। ये देखकर दाइवू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। युनफेई उसे शांत करने को कहता है कि हम उसके पीछे अब नहीं जा सकते क्योंकि वो गोश्त शिप निकल चुकी है। दाइवू को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो उन्हें कहती है कि बोट को चलाओ, पर हमारा किन्हू तो बुरी तरीके से थक गया था। ये सब देखने के बाद वो बुरी तरीके से इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें दो सोल नजर आती है जिनके हाथ में एक मिस्टीरियस बुक थी। येजी और दाइवू इस बुक को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों गोश्त शिप को इसी बुक की वजह से ढूंढ रहे हैं। इससे पहले उन दोनों की बोट उस बोट के क्लोज हो पाती कि तभी उन पर एक जाइंट ऑक्टोपस अटैक कर देता है जो धीरे धीरे उनकी बोट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो लोग उससे फाइट करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर इस चक्कर में उनकी बोट बुरी तरीके से डूब गई थी। जब किन्हू अपने आप को संभाल कर चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर येजी नहीं थी। उसे उस ऑक्टोपस ने पकड़ लिया था, जिसे बचाने के लिए दाइवू भी पहुंच जाती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो खुद उस ऑक्टोपस के हाथों में फंस गई थी। वो ऑक्टोपस इतना ज्यादा जाइंट था कि उन दोनों के लिए अकेले उससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री होती है जो अपने स्वॉर्ड से उस ऑक्टोपस को घायल कर देता है। इसके बाद तो वो ऑक्टोपस उनको उनके हाल पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। किन्हू तो पानी में गिरने के बाद बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो किसी आइलैंड पर है। उसके सामने श्याओ बैठकर फिश पका रहा था जो अभी भी कच्चा है। वो तो उनसे बाकी लोगों का पता पूछ रहा था। श्याओ तो कहता है कि सबने आपको उस तरफ जाने से मना किया है क्योंकि आप ठरकी है ना। तो वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए जब उस डायरेक्शन में जाकर देखता है तो पता लगता है कि युनफेई येजी का ट्रीटमेंट कर रहा है। और ये नजारा हमारा किन्हू बड़े आराम से एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था कि दाइवू उसे चाकू की नोक पर रख लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हें मना किया था ना कि इस तरफ मत आना, ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बाद तो किन्हू को दिखाया जाता है जो युनफेई को छेड़ रहा था, पर युनफेई जनाब का रूड मोड था कि ऑफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब येजी और दाइवू से थैंक यू बोलने के लिए आते हैं तो वो कह रहा था कि एक डॉक्टर का फर्ज है सबसे पहले अपने मरीज को ठीक करना, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग गोश्त शिप के बारे में बात कर रहे थे कि वो उन्हें एक ऐसे आइलैंड पर लेकर आ गई है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। तभी उन सभी को लगता है कि कोई उन पे अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर पता लगता है कि ये तो श्याओ और उसकी बहन है जो उनके लिए एक रेड कलर का उस रेड कलर के फ्लावर को देखने के बाद उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आइसलैंड कौन सा है और यहाँ पे इस तरीके का अजीब पौधा कैसे होगा। तभी उन्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करने के बाद उन्हें वही मिस्टीरियस पर्सन नजर आता है जिसके पास जाने पर वो उन्हें एक पहेली देता है सॉल्व करने के लिए। किन्हू तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे दूर करते हुए कहता है कि पहले इस पहेली को सॉल्व करके वो ट्रेजर हासिल करो, उसके बाद बात करेंगे। उनके वहाँ से जाने के बाद ये लोग समझ गए थे कि असल में वो मिस्टीरियस पर्सन उस ट्रेजर को ढूंढने की बात कर रहे हैं जो कि उस कर्स से रिलेट करता है। यहाँ युनफेई कह रहा था कि अब हम लोग उस ट्रेजर को ढूंढने जाने वाले हैं, तो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि बंटवारा कैसे होगा। इन दोनों लड़कियों का कहना था कि वो ट्रेजर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए पहले मिलने दो, उसके बाद डिसाइड होगा। पर युनफेई तो मानने को ही रेडी नहीं था, तो ये दोनों लड़ने ही वाले थे। किन्हू बीच में आकर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहा था। तभी येजी की हालत खराब हो जाती है और दाइवू को लगता है कि ये सब युनफेई ने किया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। यहाँ युनफेई तो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है कि मैं तो चला ट्रेजर ढूंढने, तुम अपना देख लेना। इधर किन्हू युनफेई को भी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो तो उन दोनों लड़कियों को भी समझाने आता है, पर दाइवू उसे चाकू की नोक पर रख लेती है। येजी के समझाने पर कि अच्छा है, वो रुक जाती है। इसके बाद किन्हू उसे क्योर करने के लिए एक मेडिसिन देता है, ये कहते हुए कि उसने युनफेई के बैग से ले लिया था। किन्हू तो उन्हें ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि अपना ध्यान रखना, बाकी का ट्रेजर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यहाँ जाते हुए किन्हू को रोक कर येजी ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो उसे किस कर रही है। बच्चे तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और यहाँ दाइवू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस मैटर के बाद किन्हू पहुंच जाता है युनफेई के पास, जो पूछ रहा था वो दोनों नहीं आई, तो ये कहता है कि हम दोनों पार्टनर है ना, तो उन दोनों को रहने देते हैं। युनफेई तो उस रेड फ्लावर के पाथ को फॉलो कर रहा था क्योंकि ये उस ट्रेजर को ढूंढने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। यहाँ येजी उन दोनों बच्चों को पानी लेने भेज कर दाइवू से बात करने लगती है, जो उससे नाराज हो गई थी कि वो किन्हू को पसंद करती है, इसका मतलब वो दाइवू को छोड़ देगी। पर येजी उसे समझाती है कि वो किन्हू को किसी और वजह से पसंद करती है और दाइवू तो उसकी सिस्टर है ना। वो दोनों ये सारी बातें कर
ही रहे थे कि पता लगता है कि दूर से कोई उन पे नजर रख रहा है। रेड फ्लावर के पाथ को फॉलो करते करते वो लोग एक क्लिफ पर आ पहुंचते हैं जहाँ आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो किन्हू नाराज होकर यूनफे से पूछ रहा था कि क्या आखिर इस रेड फ्लावर से वाइन बनाया जा सकता है। तो यूनफे उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, इस फ्लावर का नाम है रेड पाना, जिसका संस्कृत नेम है मंजूषा। इस फूल की ये खासियत है कि इसमें एक भी पत्ता नहीं है। ये फूल ज्यादातर नदियों के आसपास खिलता है और एक के मरने के बाद दूसरे का जन्म हो जाता है, इसलिए एक दूसरे का पाथ फॉलो करती हैं। किन्हू तो सिर्फ वो रेड फ्लावर वापस करते हुए वहाँ पर मौजूद सफेद फ्लावर के बारे में पूछने लगता है। तो यूनफे का कहना था कि रेड वाले को मंजूषा कहते हैं और व्हाइट वाले को मंजुलुआ, जो कि डेस्परेट लव को शो करता है। अगर रेड वाला इधर खिल रहा है तो व्हाइट वाला अपोजिट साइड खिलेगा। तो इन दोनों फूल को देखने के बाद उन्हें पहेली की पहली लाइन समझ आ गई थी। जब किन्हू थोड़ा आगे चेक करने जाता है तो उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर गया था। यूनफे को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, पर वो कहता है कि तुम भी नीचे आ जाओ, नीचे सेफ है। नीचे कूदने पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर ब्रांचेस की काफी सारी पुल मौजूद है जिन्हें उन्हें कूदते कूदते पार करना है। इस ब्रिज को देखने के बाद उन्हें पहेली की दूसरी लाइन भी समझ आ गई थी। तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो सही रास्ते पे है। तो पहले किन्हू ब्रांच पर जंप करता है और उसके बाद वो ताली बजाकर यूनफे को बुलाता है। यूनफे की आंखें नहीं थी, लेकिन उसकी स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। काफी देर तक पाथ फॉलो करने के बाद उन्हें काफी डिस्टेंस में वो ब्रांच नजर आ रहा था, जिसे देखने के बाद किन्हू कहता है कि पहले मैं जंप कर लेता हूँ और फिर जब तुम कूदना तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इसके बाद तो किन्हू के कूदने पर यूनफे को काफी ज्यादा झिझक हो रही थी, लेकिन वो फिर भी हाथ बढ़ा देता है कूदने के लिए। पर इससे पहले कि वो किन्हू का हाथ पकड़ पाता, कोई पीछे से लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे बचाने के चक्कर में किन्हू भी नीचे गिरने लगा था। पता लगता है कि ये काम और किसी ने नहीं बल्कि चेंग और उसके भाई ने किया है, जो मरे नहीं थे बल्कि पानी में गिरने के बाद बचकर यहाँ पहुँच गए थे उनका पीछा करते हुए। इसके बाद हमें यूनफे का पास दिखाया जाता है जब वो छोटा था और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ लोगों ने उसकी बहन को पकड़कर उसे खाई से नीचे फेंक दिया था। वही सीन याद करते हुए यहाँ यूनफे नीचे गिर रहा था कि किन्हू से बचा लेता है। ये देखने के बाद उसे काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि किन्हू अपनी जान की ना फिक्र करते हुए उसकी जान की फिक्र कर रहा है। वो दोनों एक बेल से लटक रहे थे। यहाँ इन दोनों को पता लग जाता है कि इनकी हालत के पीछे ये दोनों भाई है। वो कह रहा था कि यहाँ भी हॉन्ट करने के लिए पहुंच गए। उन दोनों का कहना था कि तुम्हारी वजह से हम ट्रेजर तक पहुंच गए, तुम्हें पता भी नहीं है कि हमें वो दुनिया की बेस्ट बुक मिलने वाली है जिसका नाम मास्टर ऑफ ड्रीम्स है। इस बुक में 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक्स मौजूद है। किन्हू को भी इस ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसे ये जानकर हैरानी होती है कि इन दोनों को ट्रेजर के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, जो वो दोनों शेयर करते हुए बता रहे थे कि 20 सालों पहले ये दुनिया की सबसे बेस्ट बुक हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत सारी मंडाला स्वॉर्ड टेक्निक्स मौजूद है। मंडाला स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक के बारे में सुनने के बाद यूनफे को पता लगता है कि ये तो वही बुक है जिसे डिमन कल्ट के लोग फॉलो करते थे। चेंग तो ये देखने के बाद कह रहा था कि वाह, इसे तो बहुत सारी चीजें मालूम है, लगता है ये सीक्रेट जान गया तो इसे मरना पड़ेगा। वो दोनों तो उन दोनों को मारने के लिए स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। ये सब देखने के बाद यूनफे किन्हू को कह रहा था कि अपनी जान बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं। पर किन्हू का कहना था कि हम दोस्त है ना। इससे पहले कि चेंग उसे मार पाता, पीछे से आकर डाइवो उसे मार डालती है और फिर पता लगता है कि असल में येजी ने किन्हू को किस नहीं किया था, बल्कि उसने उसके कान में कहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और उससे अलग होना भी उनके प्लान में शामिल था। ये सब बताने के बाद दूसरी तरफ किन्हू के हाथ में दर्द हो गया था। तो ये देखने के बाद यूनफे उसे कहता है कि तुम नीचे गिरो, मैं तुम्हें होल्ड कर लूंगा। और ऐसा होता भी है। वो गिरने लगता है तो वो उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो दोनों लड़कियां इसे भी मार पाती, उतनी देर में यूनफे की बेल टूटकर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो ये दोनों सिस्टर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाती है, जिससे मौका पाकर चेंग का भाई वहाँ से जान बचा के भाग लेता है। ये दोनों सिस्टर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, पर वो ब्रांच टूटकर वो दोनों भी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।